नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास से हम एक नई एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्य सीरीज। जिसमें हमने लक्ष्य रखा है वो यूजीसी नेट का रखा है। साथ में जो अन्य एग्जाम है, यूपीपीजीटी है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, या इस महीने में जो और एग्जाम होंगे या अगले महीने में, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा इस एमसीक्यू सीरीज में। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये पहली क्लास शुरू करें उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या चाहें तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 526 23 133। इस पे व्हाट्सएप करके इसका लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं समाजशास्त्र के, उनकी हिंदी माध्यम में तैयारी है वो करवाई जाती है। वीडियोस, पीडीएफ और पुराने पेपर्स और साथ में मॉक टेस्ट इंक्लूड रहते हैं। तो इसमें एक स्पेशल ऑफर अभी निकाला गया है, तो आप यहाँ अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। प्रश्न नंबर 1 है, ये कथन है एजुकेशन से रिलेटेड कि शिक्षा संपूर्ण समाजीकरण का वह भाग है जिसके माध्यम से हम उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो प्राप्त आवश्यकताओं पर आधारित होती है। इस प्रकार हम इसको द्वितीय समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये कथन किनका है एजुकेशन के संबंध में? तो ये कथन किनका है? ये कथन है इमाइल दुर्खिम का। दूसरा है, सूची ए को सूची बी के साथ में सुमेलित करना है। सूची ए को सूची बी के साथ में सुमेलित है वो करना है। तो पहला है संस्कृति की त्रासदी या त्रासदी की संस्कृति, कल्चर ऑफ ट्रेजेडी। तो ये किनका है अवधारणा, कंसेप्ट किनका है? जॉर्ज सिमेल का है। बी है आदर्शवादी संस्कृति, आइडियलिस्टिक कल्चर। तो ये पिट्रिन सेरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृति बताई थी, उनमें से एक आदर्शवादी संस्कृति भी है। औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कंसेप्ट है वो वैसे सेंट साइमन ने दिया था सर्वप्रथम, लेकिन जो समाजों का वर्गीकरण किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने 2 प्रकार के समाज बताए थे, एक सैनिक समाज, एक औद्योगिक समाज। तो औद्योगिक समाज किनका हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर का हो जाएगा। एक है सुस्पष्ट उपभोग। सुस्पष्ट उपभोग, ये उपभोग की विलासी वर्ग की अवधारणा से संबंधित है। तो ये किनके द्वारा दिया गया है? ये थार्स्टीन बेवलिन के द्वारा दिया गया है। तो अब इसमें आपने मिलान कर लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर क्या है? ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नमस्कार जी। प्रश्न नंबर 3 है, लोगों से जिन निश्चित कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? लोगों से जिन निश्चित कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें हम किस रूप में जानते हैं? ए, बिल्कुल राइट, मानदंड, प्रतिमान। उनको ये रूढ़ियां, मूल्य, ये प्रतिमान के अंतर्गत ही आते हैं। ये इनके विभाजन है, जनरीतियां हैं, सोशल वैल्यूज हैं, मोरस हैं, ये सब इसी के अंतर्गत है। लेकिन इनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? इनको हम सामूहिक रूप से कहते हैं सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से किसी जैविक जीव को स्ट्रेटजी प्लान का है वो? बिल्कुल मैं
कई दिन से क्लास नहीं लगा पाया था, अब मैं अब की बार नेक्स्ट क्लास कल ही इसी पे लगाऊंगा। तो इसे तो हम सभी जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी? यहाँ पे प्रश्न आ जाए कि किसने कहा कि समाजीकरण किसी जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन समाजीकरण की किन के द्वारा दी गई थी? तो किन के द्वारा दी गई थी? न्यूमेयर के अनुसार। न्यूमेयर ने कहा था कि ये समाजीकरण होता है। गुड इवनिंग। संस्थाकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? संस्थाकरण। संस्थाकरण का मतलब होता है किसी संस्था के बनने की प्रक्रिया, किसी के संस्था बनने की प्रक्रिया। जैसे कि एक कंसेप्ट आता है क्रेच, तो जो छोटे बच्चों को जहाँ पे उनका पालन पोषण होता है उसे क्रेच बोलते हैं। तो ये एक संस्था बन रही है, तो संस्था बनने की प्रक्रिया को संस्थाकरण कहते हैं। ये कंसेप्ट किनके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था पार्सन्स के द्वारा। संरचनाकरण, तो संरचनाकरण का कंसेप्ट है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो संरचनाकरण का कंसेप्ट है वो दिया गया था एंथनी गिडेंस के द्वारा। और संरचनावाद अलग चीज है, संरचनाकरण अलग चीज हो जाता है। अलगाव का सिद्धांत है वो मार्क्स के द्वारा दिया गया था। संरचनाकरण विखंडनवाद था, सॉरी वो डेरेंडा का, जहां तक मैं सही बताया। हो सकता है कुछ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेमोरी में कुछ चीजें और आ जाए, 0.1% चांस रहते हैं, बाकी नहीं रहेंगे। जाति आधारित स्त्रीकरण होता है। जाति आधारित स्त्रीकरण है वो किस प्रकार का होता है? वो खुला नहीं है, वो अर्जित नहीं है, वो क्या है? परदत्त है। क्या है? परदत्त। दुनिया में वर्तमान में दो ही स्त्रीकरण के मुख्य आधार हैं, एक वर्ग और दूसरा जाति। अगर खुले और बंद की बात करें तो परदत्त जो जन्म से ही होता है, जो जैविक आधार पर होता है, उनको बदला नहीं जा सकता। आगे है सामाजिक अभिकर्ता अर्थात अथवा अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाली संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध है वो क्या कहलाते हैं? बी बिल्कुल राइट, देखने से पता चल जाता है। संबंधों को जोड़ना यानी सामाजिक नेटवर्क, सोशल नेटवर्क या सामाजिक संजाल। ये मुख्य रूप से नेटवर्किंग मार्केटिंग होती है, उसमें अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट पे क्लास है, बेसिक कंसेप्ट पर। आगे है वर्ग की मुख्य विशेषताएं। है वर्ग की मुख्य विशेषताएं क्या? इसे हम अगर जाति के संदर्भ में भी देखेंगे तो आ जाएगा। तो जैसे जैसे वर्ग शैली बढ़ती जा रही है वैसे वैसे व्यक्तिवाद बढ़ता जा रहा है। आर्थिक और व्यवसायिक यानी समान व्यवसाय वाले व्यक्तियों के समूह को हम एक वर्ग के तौर पर देखते हैं। बौद्धिकतावाद है, परंपरावाद नहीं है। परंपरावाद जाति की, प्रजाति की, लिंग आधारित भेदभाव की विशेषता हो सकती है, वर्ग की विशेषता नहीं है। तो वर्ग में समरूपता होती है आर्थिक रूप से, लेकिन व्यवसायिक रूप से समरूपता नहीं भी हो सकती है। तो इन ऑप्शन में जो सबसे उपयुक्त आंसर लग रहा है वो क्या है? बी है। 2, 3 और 4, 5 तो किसी कीमत पर भी नहीं होगा। आगे है वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोग जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से अधिकारहीन और वंचित होते हैं, उन्हें हम किस
के अंतर्गत शामिल करते हैं। आर्थिक वर्ग, बी दमनित वर्ग, अंडर क्लास यानी निम्न वर्ग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी और सी में से क्या होगा? अगर केवल वंचित की बात आती सामाजिक रूप से, तब तो दमनित हो सकता था, लेकिन आर्थिक रूप से जो वंचित है तो कोई जरूरी नहीं है कि उनपे दमन ही हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निम्न वर्ग। क्या कहेंगे? निम्न वर्ग। आगे है महिलाओं की बढ़ती संख्या जो निम्न परिस्थिति वाले कम पारिश्रमिक शारीरिक श्रम की ओर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं को जो रोजगार मिलता है वो निम्न जो परिस्थिति वाले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे घरों में जो सफाई कर्मचारी होते हैं 90% महिलाएं होती है। जो शारीरिक श्रम होता है बहुत ज्यादातर है वो महिलाएं होती है। साथ में इनको इस काम के लिए बहुत कम पारिश्रमिक है वो दिया जाता है। शारीरिक श्रम अधिक होता है, पारिश्रमिक कम होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? गरीबी का स्त्रीकरण नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दो ऑप्शन बचते हैं, स्त्री सर्वहाराकरण और श्रम का स्त्रीकरण। तो यहां पे श्रम का स्त्रीत्वकरण का मतलब होता है कि सभी कार्य जो महिलाएं करने लगी है। सी ऑप्शन आप में से कई ने दे रखा है यहाँ पे। तो ये इस श्रम का स्त्रीकरण तो है, लेकिन उसमें सभी आ जाते हैं। तो ये क्या होगा कि स्त्री सर्वहाराकरण, यानी स्त्रियां हैं वो मजदूरी, कम मजदूरी की ओर बढ़ रही है, श्रमिक की ओर बढ़ रही है। उनको उच्च वर्ग के काम नहीं मिलते, उच्च वेतन वाले काम है वो बहुत कम मिलते हैं। ये आगे है सामाजिक रूप से निर्मित विचारों का समुच्चय जो पुरुषों और पितृसत्ता के हितों को समायोजित करता है, उसमें महिलाओं का अनुपालन शामिल है। तो सामाजिक रूप से ऐसे विचार जो पुरुषों की या पितृसत्ता को बढ़ाते हैं, उस सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसे समायोजित करते हैं, उसमें महिलाओं का अनुपालन है। उम्मीद की जाती है कि महिलाएं उनका पालन करेगी। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एम्फेसाइड फेमिनिटी। क्या कहते हैं? एम्फेसाइड फेमिनिटी। मैं आपके कमेंट पे अनामिका जी लास्ट में कमेंट करूंगा। तो ये क्या होता है? तो एम्फेसाइड फेमिनिटी का कंसेप्ट है वो दिया था R.W. कोनेल ने। किसने दिया था? R.W. कोनेल के द्वारा ये दिया गया था। इसमें ये कहा जाता है कि समाज महिलाओं से क्या उम्मीद करता है? ये उम्मीद करता है कि वो पुरुषों की सत्ता को चुनौती ना दे, और सारी चीजें हैं वो उसी आधार पर है। भी उम्मीद की जाती है वो सज के रहे, उनकी जुबान में ऐसी कोई कड़वाहट ना हो या सत्ता को चुनौती देती हुई ना हो, वो हर बात माने जो पुरुष के हित में होती है। तो इसे ही एम्फेसाइड फेमिनिटी कहा जाता है। 11 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। परिस्थिति यानी सामाजिक स्थिति, यहां पे डेस लगना था। भूमिका यानी व्यवहारगत अपेक्षाएं, समाजीकरण यानी
सीखने की प्रक्रिया, मूल्य यानी विशिष्ट दिशा निर्देश। तो यहाँ पे डेस है, परिस्थिति क्या होती है? बिल्कुल राइट, आपका आंसर आ रहा है डी। मूल्य है वो विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं है, ये समाज के सामान्य नियम है। बाकी तीनों सही है। 12 में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि भेदभाव व्यवहार का एक तरीका है। भेदभाव व्यवहार का एक तरीका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भेदभाव करने का अभिप्राय किसी व्यक्ति या समूह के साथ ऐसा व्यवहार करना है जो किसी समूह के लिए आरक्षित माना जाता है। ये कोई सुविधा या है जो किसी विशेष वर्ग को दी जाती है और किसी विशेष वर्ग को नहीं दी जाती है। तो यानी व्यवहार में इन चीजों को लाना, तो ए होगा कि ए और आर सही है और दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। इसी प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह एक चीज है, भेदभाव कुछ और है। पूर्वाग्रह एक चीज है और भेदभाव कुछ और चीज है, यानी पूर्वाग्रह और भेदभाव दोनों अलग अलग है। पूर्वाग्रह विश्वास का एक विषय है, विभेदीकरण व्यवहार का एक तरीका है। तो देखो, पूर्वाग्रह और भेदभाव, भेदभाव है असमानता यानी समानता का व्यवहार नहीं करना, विभेदीकरण भी हो सकता है, और पूर्वाग्रह होता है कुछ भी हो सकता है, उसमें भेदभाव होना जरूरी नहीं है। जैसे पूर्वाग्रह रहता है कि फलानी जाति है वो चालाक होती है, फलानी जाति ये होती है, राजनीतिक ये लोग ऐसे होते हैं, धार्मिक लोग ऐसे होते हैं, तो ये सब हमारे पूर्वाग्रह, ये भेदभाव नहीं है। तो ए और दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। तंजौर गांव के बदलते स्त्रीकरण पर आंद्रे बितेई ने पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने किन मुद्दों पे चर्चा की थी या किस मुद्दे पे चर्चा की थी? जाति व्यवस्था पे चर्चा की थी, व्यवस्था पे या शक्ति व्यवस्था पे या उपयुक्त सभी पर? तो कास्ट क्लास एंड पावर, पुस्तक का नाम क्या था? नाम से अपने को पता चल जाता है, पुस्तक का नाम था कास्ट यानी जाति, क्लास यानी वर्ग, पावर यानी शक्ति। तो ये तीनों को ही, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी पक्षों पर इन्होंने ये चर्चा की थी। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है? जिनसे हम कह सकते हैं कि ये जनजाति है या जनजाति नहीं है। ठीक है, हम जनजाति की जब ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, और कोई ऑप्शन है तो बताइए। बी भी आ रहा है। देखो, जनजाति को परिभाषित करते हैं तो उसकी परिभाषा हम क्या देते हैं कि जनजाति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का वह समूह है जिनकी एक भाषा होती है, उनका एक राजनीतिक संगठन होता है जो नातेदारी का ही विस्तृत रूप है, तो उसे हम एक जनजाति कहते हैं। तो उसमें भोजन संबंधी आदतें कहीं भी नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे है, जाति प्रथा की संरचनागत विशेषताएं हैं। जाति प्रथा की संरचनागत विशेषताएं कौन सी है? खुलापन है, तो ये जाति की विशेषता नहीं है, ये खंडात्मक विभाजन है, इनमें पदानुक्रम पाया जाता है। इसमें गैर आनुवांशिक व्यवसाय
नहीं होते हैं। व्यवसाय क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं, आनुवांशिक होते हैं। और प्रदूषण और पवित्रता, तो ये इसकी विशेषता है। तो 2 3 5, 2 3 5 इसकी विशेषताएं हो जाती है। आगे है 17 नंबर, हैबिट्स की अवधारणा किससे संबंधित है? हैबिट्स की अवधारणा है वो किससे रिलेटेड है? व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति से नहीं है, मनोवैज्ञानिक अभिनाश से नहीं है, आर्थिक परिस्थिति से नहीं है, किससे? व्यवहारिक प्रवृत्ति से। किससे है? व्यवहारिक प्रवृत्ति से है, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 18 नंबर है वही कथन वाला है, सीमा रहित रोगों की व्यापकता बढ़ रही है। सीमा रहित रोग यानी यहाँ पे मुख्य रूप से कोरोना या इस प्रकार के जो संक्रमणकालीन रोग है उनकी बात करिए, जहां पे बॉर्डर मायने नहीं रखती है। ये रोग बढ़ रहे हैं, बहुत सारे हैं इस प्रकार के, स्वाइन फ्लू आ जाता है या बहुत सारे ऐसे रोग है वो समय समय पे आते रहते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। वैश्विक यात्रा में बढ़ोतरी हो रही है और मानव प्रवास की दर बढ़ रही है, इस वजह से हो रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। आगे है आर कोहन ने लोगों के ऐतिहासिक उपागम फैलाव के प्रति, लोगों के फैलाव यानी डायस्पोरा, यानी भारत के लोग हैं और भारत में वो फैले हुए कहीं, तो निम्नलिखित से श्रेणियों की पहचान है वो की गई कि लोग हैं वो एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाते हैं, इसे फैल जैसे, जैसे भारत के लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पे 50% से भी ज्यादा की आबादी भारतीय मूल के लोगों की रहती है। फिलीपींस है, ट्रिबागो है, मॉरिशस है। नमस्कार जी। तो ये क्या है, क्यों जाते हैं? पीड़ित होकर जाते हैं, श्रमिक जाते हैं, व्यापारी जाते हैं, साम्राज्यिक डायस्पोरा है, सांस्कृतिक डायस्पोरा है। तो इनमें से क्या है और क्या नहीं है, किन की चर्चा है वो इनके द्वारा की गई है। तो किन की गई है? उपर्युक्त सभी की, उपर्युक्त सभी की। डिटेल से मैं बता देता हूं। इन्होंने 5 प्रकार के डायस्पोरा की बात की है, रोबिन कोहेन ने। रोबिन कोहेन ने 5 प्रकार के डायस्पोरा की बात की। ये इनकी पुस्तक थी, ग्लोबल डायस्पोरा एन इंट्रोडक्शन। तो इसमें उन्होंने कहा कि लोग पीड़ित होकर भी बाहर जाते हैं, जैसे यहूदी लोग गए, श्रमिक भी होते हैं जैसे कि भारतीय लोग विदेशों में गए थे और वहीं बस गए थे। डिफरेंट क्यों है थोड़ा बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा। जैसे कि भारत के लोग हैं वो फिजी में गए थे और इनमें बोलते हैं, भारत को हम क्या बोलते हैं? इनको गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। व्यापारी भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भी भारत के अंदर कुछ लोग बस गए हैं जैसे ब्रिटिश लोग हो गए, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के डायस्पोरा की बात है कोबिन कोहेन के द्वारा। क्वेश्चन डिफरेंस, अच्छा ओके ओके, बेसिक कंसेप्ट के हैं, तो ऐसा कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया होगा जो थोड़ा सा अलग लग रहा हो आपको, बाकी बेसिक सामान्य से क्वेश्चन है। आगे है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है? राजनीतिक संगठन को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र और निरकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। किसने किया है? बी, मॉन्टेस्क्यू ने। किसने किया? मॉन्टेस्क्यू ने। ये 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण है वो किया है। तो इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक भी है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून का उद्गम, 1748 में ये पुस्तक आई थी। तो इसमें उन्होंने 3 प्रकार से
विभाजन है वो किए थे, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और गणतंत्र। इसके अलावा चौथा है उसे निरकुश तंत्र बताया है। आगे है उपलब्धि स्व अनुशासन व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक होते हैं, निम्न में से किस प्रकार के समाजों को दर्शाते हैं? उपलब्धि स्व अनुशासन व्यक्तिवाद है वो किस प्रकार के समाजों की विशेषता होती है? छोटे समाजों की नहीं होती है, वहां पे परदत्ता इंपॉर्टेंट जो आती है इनकी नहीं होती है, कृषक नहीं होती है, किनकी है ये विशेषता? सी, उन्नत समाजों की है। थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, बाकी लगभग बेसिक कंसेप्ट से ही है। आगे निम्न में से किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध है? सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ जो संबंध है वह वास्तव में यथार्थ संबंध है। तो व्यक्ति से व्यक्तियों की संबंधों की बात सामाजिक संरचना में किनके द्वारा की गई है? रेडक्लिफ ब्राउन। क्योंकि सामाजिक संरचना को लेकर दो प्रकार के मत है कि एक सामाजिक संरचना यथार्थ है या नहीं है, मूर्त है या अमूर्त है। तो इनमें से दो थिंकर हैं जो सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं, एक है नाडेल और एक है रेडक्लिफ ब्राउन। तो अब मूर्त मानने का मतलब है कि हम सामाजिक संबंधों को देख सकते हैं, सामाजिक संरचना को देख सकते हैं। सामाजिक संरचना को किस रूप में देख सकते हैं? जब हम व्यक्ति को इसकी इकाई के रूप में मानते हैं, तब हम इनको व्यक्तियों को देख सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन है। आगे, सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं और सभी सामाजिक समूह के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यानी जो भी सच है सैद्धांतिक रूप से, ये थोड़ा सा ज्ञान मीमांसा का, तो इसमें क्या है कि हमारे ज्ञान के समाजशास्त्र, ज्ञान के समाजशास्त्र हैं, तो ये कार्ल मेनहेम है। तो उन्होंने कुल प्रकार से 6 प्रकार की विशेषताएं बताई थी। तो उत्क्रम यहाँ संस्तरण है या कुछ और है, इसके लिए हमें है वो इंग्लिश टर्म्स इसकी देखनी पड़ेगी। आगे है 25 नंबर, सोशल चेंज पुस्तक, यानी सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान करना। तो सोशल चेंज अपने को पता है कि इनकी है विल्फ्रेड मूर की हो सकती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ए फॉर्म्स ऑफ फंक्शन एंड अनइक्वलिटी, ये ट्यून की हो गई। द इकोनॉमिक ऑफ सोशल लाइफ, नील स्मेल्सर हो गई। और द एंड ऑफ फैमिली, पूरा नाम होगा इनका द डेथ्स, या इस प्रकार से है। तो क्या हो जाएगा? बी का एक, बी का एक, तो ये इसी ऑप्शन में आ जाएंगे। एक, ए का 3, बी का 2, 1, सी का 2 और डी का 4। ये इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स फंक्शन ऑफ अनइक्वलिटी, जिसमें ये किंग्सले डेविस और विल्फ्रेड मूर के जो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है उसकी आलोचना मेल्विन ट्यूमिन के द्वारा की गई है। किनके द्वारा की गई है? मेल्विन ट्यूमिन के द्वारा की गई है। आगे है 26 नंबर, कथन 1 है भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख अवधारणाएं तथा उपागमों को संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। संस्कृतिकरण का शब्द का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय संरचना में संरचनात्मक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया को वर्णन करने के लिए किया गया था। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? ए राइट है,
श्रीनिवास ने तो किया था, लेकिन वैसे संस्कृतिकरण है वो एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संस्कृतिकरण एक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये है, एम एन श्रीनिवास ने इसको कहा, लेकिन वैसे संस्कृतिकरण एक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाती है। इन्होंने तो कहा था कि एक पीढ़ी है वो एक जो जाति है वो 3-4 पीढ़ियों के बाद में अपनी उच्च परिस्थिति का दावा करती है, जो कि प्राय स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता है। आगे निम्न में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन है वो किया है? तो आदिम समाजों की दयनीय स्थिति का या वैवाहिक स्थिति का वर्णन है वो किनके द्वारा किया गया है? लेवी स्ट्रॉस के द्वारा। आगे है, निम्न में से किसने कहा था कि सामाजिक संरचना प्रमुख समूह और संस्थानों का सम्मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं? ये डेफिनेशन किनकी दी गई है? सामाजिक संरचना की प्रमुख समूह और संस्थानों का सम्मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं। एम जिन्सबर्ग। किनके द्वारा दी गई है? एम जिन्सबर्ग के द्वारा दी गई है। आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सह संबंधित है? आंसर बताइए इसका क्या होगा? ए उपलब्धि अभिप्रेरणा, बी विश्वासवाद, सी व्यक्तिवाद, विश्ववाद, सी व्यक्तिवाद और डी धार्मिकता। 29वें का राइट आंसर क्या होगा? आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से संबंधित है। तो जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है तो उसमें उपलब्धियों को, अर्जित उपलब्धियों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी ये सब क्या है? ये आधुनिकीकरण के साथ सकारात्मक रूप से संबंधित है। और जो धार्मिकता में कमी हो रही है, तो यानी ये क्या है? ये वैश्व आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे नहीं आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। आगे जेनेट कार्स्टन द्वारा समृद्धता की संस्कृति का संबंध किनसे है? कार्स्टन, जेनेट कार्स्टन द्वारा सहबंधता की संस्कृति। क्या है सहबंधता की संस्कृति? इसको तो हम अभी समझेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है? ए बिल्कुल राइट, लंकावी आइलैंड्स, लंकावी आइलैंड्स। तो ये एक ब्रिटिश मानव शास्त्री थे जिन्होंने मलेशिया के जो लंकाई द्वीप है वहां पे संबद्धता यानी बंधा हुआ, यानी किनशिप यानी नातेदारी, कल्चर ऑफ रिलेटेडनेस पे चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा था कि रिश्तेदारी केवल रक्त संबंधी वर्ल्ड रिलेशन नहीं ही उस पर आधारित नहीं होती है, बल्कि अन्य जो सामाजिक सहभागिता होती है उन पर भी आधारित होती है। आगे 31 नंबर, मध्यकालीन यूरोप की सामंती जागीरों स्टेट में कौन सी 3 विशेषताएं थी? तो जो मध्यकालीन, हम जब बोटोमोर ने अब तक के जितने भी सामाजिक स्तरीकरण है उसके 4 स्वरूप बताए। कितने स्वरूप बताए हैं? 4 स्वरूप बताए हैं। पहला स्वरूप बताया था इन्होंने दास प्रथा, दूसरा स्टेट जागीर संपदा, तीसरा जाति और चौथा वर्ग। तो इसमें क्या था? जो स्टेट व्यवस्था थी, संपदा थी या
जागीर व्यवस्था थी, इसमें क्या था? हैसियत थी, दास प्रथा खत्म हो चुकी थी, तो जब दास के लिए था ही नहीं कुछ, तो पांचवा भी ऑप्शन खत्म हो जाता है कि दास प्रथा से बाद की अवस्था है, तो दास न्याय के लिए अपील करने के योग्य थे, ये भी बात है वो नहीं होती है। राजनीतिक समूह थे, श्रम विभाजन था, तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। आगे है 33 नंबर, सूची ए का सूची बी के साथ है वो मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान करना है। तो नेटवर्किंग सोसाइटी की बात तो हमने देखा था, कास्टेल्स करी थे, और गिडेंस ने, लेवी स्ट्रॉस ने द्विउच्चर प्रतियोगी बाइनरी कंपटीशन की बात है वो की है। और तो देख लीजिए ए का 2, ए का 2, तो ये 2 तो क्लियर हो गए। 2 का 4 है सर्वचाक्षु निगरानी, यानी जो इन्होंने मिशेल फुको ने अपनी पुस्तक डिसिप्लिन एंड पनिश, पुस्तक का क्या नाम था? डिसिप्लिन एंड पनिश में निगरानी की बात कही थी कि किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरों से, सीसीटीवी कैमरों को हम क्या कहेंगे? सर्वचाक्षुष निगरानी। जो जेल सुधार किए गए थे तो जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, तो प्रत्येक अपराधी की, प्रत्येक कैदी की निगरानी की जा सकती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, दोनों एक जैसे से हैं, तो ए और बी दोनों ही सही है। और एंथनी गिडेंस ने क्या की थी? प्लास्टिक कामुकता। एंथनी गिडेंस ने कौन सा कंसेप्ट दिया था? प्लास्टिक कामुकता। ये थोड़े से मॉडर्न सोसाइटी वाले हैं। आगे है सूची, ठीक है, ये मैं कर ही चुका हूं। सर्विलांस सोसाइटी मिशेल फुको, मैनुअल कसल नेटवर्क सोसाइटी लेवी स्ट्रॉस बाइनरी अपोजिनेशंस, दिन रात है, भूमि पताल है, इस प्रकार से इन्होंने बात यही कही। एंथनी गिडेंस प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का कंसेप्ट है वो एंथनी गिडेंस के द्वारा दिया गया है। सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान करना है। तो कैथरीन गफ ने किनका अध्ययन किया था? नायर जनजाति का अध्ययन किया था, तो ए का 2, तो यानी ये बाकी के ऑप्शन है वो तो हमारे कट ही हो जाते हैं। तो ए का, फिर ने मालाबार के मातृवंशीय परिवारों का अध्ययन किया। पी केपलोन ने अंतलैंगिकता, और लीला दुबे ने बीज एवं धरती। ये आजकल क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, कोई सामान्य परीक्षा है उनमें भी, तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि कौन सा किसका कंसेप्ट है। लीला दुबे ने स्त्री पुरुष संबंधों की तुलना में धरती और बीज, सीड एंड अर्थ, सीड एंड अर्थ की रूपात्मक व्याख्या की है। क्या की है? रूपात्मक व्याख्या की है। तो इसमें उन्होंने कि भारतीय संस्कृति में पुरुष को बीज के रूप में दर्शाया गया है और स्त्री को धरती के रूप में दर्शाया गया है। इसी प्रकार से पी केपलोन, ये कुछ कुछ बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये यूजीसी नेट लेवल के ही हैं। जेंडर स्टडीज में अंतरलिंगिकता, इंटरसेक्सुअलिटी, इंटरसेक्सुअलिटी का कंसेप्ट है वो दिया है। आगे है सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान करना है। तो ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के.एम. कपाड़िया, सोशल स्ट्रक्चर मर्डोक, और पी.एच. प्रभु का है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है, किसने कहा कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है? किसने कहा कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है? किसने कहा था? मेघनाथ देसाई ने। किसने कहा? मेघनाथ देसाई ने। तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री है मेघनाथ देसाई, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित किया है कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। तो साथ में ये केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आयाम भी एक दूसरे में इसमें जोड़ती है। आगे है, द वर्चुअल कम्युनिटी नामक पुस्तक लेखक कौन है? द वर्चुअल कम्युनिटी। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मॉडर्न सोसाइटी से जुड़े हुए क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन बिल्कुल आज के लिए, आज के संदर्भ में ये बिल्कुल न्यू नॉर्मल है। तो ये हिंदी में हो जाएगा द आभासी दुनिया, आभासी समुदाय, आभासी समुदाय। तो जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, एक्स है, सॉरी एक्स हो गया अब तो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये वर्चुअल कम्युनिटी की श्रेणी में आते हैं। तो ये वर्चुअल कम्युनिटी नामक पुस्तक है या कंसेप्ट है, किनके द्वारा दिया गया है? हावर्ड रेनगोल्ड के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया है? हावर्ड रेनगोल्ड के द्वारा दिया गया है। आगे है, कुल्ला विनिमय निम्न में से किस जनजाति के साथ संबंधित है? तो कुल्ला विनिमय, कुल्ला एक्सचेंज है वो मेलोवंस्की ने दिया था, और ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है जो ट्रोबियंड द्वीपवासी थे, ट्रोबियंड द्वीपवासी थे, उनके संदर्भ में इन्होंने दिया था। आगे है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता माना जाता है? सैद्धांतिक बहुलवाद का मतलब कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए बहुत सारे उपागमों का प्रयोग किया, जैसे इंडोलॉजी को लेकर किया, कुछ संरचनात्मक भी किया, क्षेत्रीय कार्य भी इनके द्वारा किया गया था। तो देखने में तो आपको दो का तो कट हो ही गया है, जीएस गुरिये और एमएन श्रीनिवास। तो एमएन श्रीनिवास ने मुख्य रूप से संरचनात्मक प्रकार्यवाद को अपनाया था, लेकिन अगर हम सैद्धांतिक बहुलवाद की बात करें तो मुख्य नाम उभर कर आता है जीएस गुरिये का। कैसे आता है जीएस गुरिये का? क्योंकि इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता की भी बात की है, संस्कृतिवाद की बात भी की है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी अपनाया है, तुलनात्मक दृष्टिकोण भी इनके द्वारा अपनाया गया। तो इन्होंने किया था इंडो यूरोपियन कल्चर का अध्ययन किया था, इन्होंने जनजातियों का अध्ययन भी किया हुआ है। तो इसलिए जीएस गुरिये को पहला हम प्रैक्टिशनर मान सकते हैं, एमएन श्रीनिवास को हम दूसरा मान सकते हैं। आगे निम्न में से किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूह और संस्थानों के रूप में सहकल्पना को, जो समाजों को संस्थापित करती है? तो ये डेफिनेशन दोबारा आ चुकी है, ये दोबारा आ चुकी है। थोड़ा देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, राइट आंसर था गिन्सबर्ग। वही ये डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखो रेडक्लिफ, ब्राउन और नाडेल बात करेंगे तो वो भूमि, रेडक्लिफ ब्राउन करेंगे तो वो व्यक्तियों की बात करेंगे, व्यक्तियों के बीच में समूहों की बात करेंगे। नाडेल करेंगे तो भूमिका संबंधों की बात करेंगे। किन की बात करेंगे? भूमिका संबंधों की बात इनके द्वारा की जाएगी।
तो ये सी इसका राइट आंसर है। पहले भी आया था ये, वही लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि लैंग्वेज हो सकता है लेकिन मीनिंग वही निकलता है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।